नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी देखा कि टायर पंचर होने की वजह से राकेश और उसका परिवार दिल्ली आगरा हाईवे पर स्थित ढाबे पर टायर बदलने के लिए रुकते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद राकेश की पत्नी पूजा और उनका बेटा अरमान वहां से लापता हो जाते हैं। वहीं दूर झाड़ियों में हमें पूजा का फोन गिरा हुआ दिखाई देता है। पूजा का फोन इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि पूजा और अरमान शायद किसी अनहोनी का शिकार हुए थे। वजह जो भी हो, लेकिन कोई घात लगाए इस जुर्म को अंजाम देने की फिराक में था। जहां इस वाकये ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, वहीं तुरंत पुलिस को मदद के लिए बुला लिया गया। सर, हम ही आपको फोन किए थे। हमारे यहाँ पर हाईवे पर आकर गाड़ी खराब हो गई थी और मैं यहाँ इस एरिया में किसी को जानता तक नहीं। लगता है टायर पंक्चर हो गया है। सामने ढाबा है, वहाँ ले लेता हूँ। आप टायर चेंज कीजिए, मैं जरा ये ढाबे में वॉशरूम होकर आती हूँ। हमारी बीवी यहाँ पर पीछे टॉयलेट में गई थी। उसके बाद जब हम चेक करने गए तो हमको कोई मिला ही नहीं वहाँ पर। आसपास सर्च करो। सर, या आप लोग में से किसी ने कुछ देखा है? आप तो यहीं बाहर बैठे हुए हैं। उस औरत या बच्ची को देखा आपने? नहीं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। पीछे की तरफ बाथरूम के पास से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़? नहीं साहब, मैं तो टॉयलेट भी गई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ढाबे का ओनर कौन है? हाँ साहब, मैं हूँ। बाहर आइए। यहाँ पे कौन कौन काम करता है? तुम करते हो यहाँ पे? तुम दोनों ही हो? हाँ सर। ये सब तुम लोगों ने किया है ना? बोलो। ना साहब, हमने नहीं किया साहब। हम बहुत गरीब लोग हैं साहब। बरसों से इस ढाबे पर बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं साहब। हम किसी औरत को क्यों गायब करेंगे साहब? सच्ची बोलते साहब, हम लोगों ने किसी को गायब नहीं किया साहब। तुम ढाबे के पास आए और तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई। जी सर। फिर तुम्हें टायर में कील मिला। हाँ तुम्हारा ढाबा है ना? हाँ साहब। क्या चल रहा है? औरत बच्चे गायब हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं साहब, हमारे ढाबे में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा ढाबे का रिकॉर्ड साफ है साहब। साहब, उस आदमी और औरत तो हम जानते भी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया साहब। तुम्हें शक है किसी पे? नहीं सर, हम तो एक नौकरी पेशा आदमी है और हमारी बीवी पूजा वो साधारण सी हाउसवाइफ है। हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? काम क्या करते हो? सर, हम आगरा के एसएच बिल्डर्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हैं। सर यहाँ आसपास ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चल सके इनकी मारपीट या कुछ छीना झपटी हुई है। सर, ये झाड़ियों में ये मोबाइल मिला है। सर, ये तो पूजा का मोबाइल है। सर, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है सर। सर, मेरी पत्नी पूजा, सर, बेटा अरमान है सर। प्लीज सर, प्लीज ढूंढिए ना सर, कैसे भी करके प्लीज सर। ठीक है, हमारे साथ थाने चलकर एफआईआर दर्ज करवाइए। सर, ढाबे पे हाईवे के पास कील लग के गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और फिर पूजा और उसके बच्चे का गायब हुआ। सर, ये किडनैपिंग का मामला हो सकता है। ढाबे के अंदर भी पूछताछ की, लेकिन अंदर लगता नहीं कि कोई इन्वॉल्व होगा। सही। इस केस में हवा भरने के लिए हमें एक सॉलिड क्लू की जरूरत पड़ेगी। एक काम करो, लोकल पेट्रोलिंग टीम और हाईवे पुलिस स्टेशन सब जगह पूजा और बच्चे की फोटो सर्कुलेट कर। और हाँ, हाईवे पे जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है, सबकी फुटेज चेक करो। इस केस का पहला कील हमें जल्द से जल्द निकालना है। सर, अगर तुमने मेरे पैसे टाइम पर नहीं दिए ना तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। प्रदीप सिंह। सर, हाईवे के पास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया, लेकिन पूजा या उसके बच्चे के बारे में कोई खबर नहीं मिली। सर, अगर ये केस किडनैपिंग का है तो राकेश को फिरौती के लिए कॉल बहुत जल्द आ जाएगा। मुझे नहीं लगता सर। इस केस के हालात पे गौर करें
तो राकेश एक मामूली सी नौकरी करता है, उसके बीवी बच्चे को किडनैप करके किसी को कितने पैसे मिल सकते हैं? आखिर एक औरत अपने बच्चे के साथ क्यों और कहाँ गायब हो गई, वो भी एक ढाबे से? बड़ी अजीब बात है, ये मामला कुछ और ही है। जो अपने बच्चे को लेके खुद भी तो जा सकते हैं। सर इस एंगल का कोई ट्रायंगल भी हो सकता है कि ये पूरी प्लानिंग पूजा की, उसने पहले किसी की मदद से गाड़ी को पंक्चर करवाया और जब गाड़ी ढाबे पे रुकी वॉशरूम जाने के बहाने उस आदमी के साथ वहां से भाग गई, क्योंकि ढाबे पे किसी ने भी चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी और ना ही वहां कोई स्ट्रगल के निशान है। और फोन तो वो खुद भी फेंक के जा सकती है ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। ये एंगल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि राकेश का ही किसी से अफेयर है और वो अपनी पत्नी पूजा और बच्चे को रास्ते से हटाना चाहता हो। जी सर, ये भी हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है सर। राकेश के पड़ोसियों से राकेश और पूजा के बारे में पूछताछ करो और राकेश जिस ऑफिस में काम करता है वहां से भी पूछताछ करो और राकेश के साथ साथ पूजा के भी कॉल रिकॉर्ड खंगा लो। अगर लव अफेयर या कोई और एंगल है तो कुछ न कुछ हाथ जरूर लगे। सर पुलिस जी जान से इस बात का पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर राकेश की पत्नी पूजा और बेटा अरमान कहां गायब हो गए थे। पुलिस ने इस केस को हर एंगल से टटोलना शुरू किया। इस केस में लव ट्रायंगल से लेकर बाकी हर उस एंगल पर काम किया जा रहा था जिसकी वजह से पूजा अचानक लापता हो सकती थी। राकेश के पास आया वो फोन आखिर किसने किया था और वो राकेश को प्रदीप के नाम से क्यों बुला रहा था? क्या राकेश का कोई राज था जिसकी वजह से ये जुर्म किया गया था या फिर पूजा अपनी मर्जी से अरमान के साथ कहीं चली गई थी? पुलिस परत दर परत इस केस की सच्चाई जानने में जुटी हुई थी। ये आपके सामने जो राकेश और पूजा श्रीवास्तव रहते हैं, आप लोग इन दोनों को कब से जानते हैं? सर यही कुछ 4 साल से, जब से वो यहाँ रहने आए थे। सर राकेश ने हमें बताया था कि पूजा शादी से पहले सेल्स गर्ल का काम करती थी। उन दोनों ने लव मैरिज की थी पर शादी के बाद उसने उसको काम करने से मना कर दिया। वो चाहता था कि वह घर पे रहकर घर और परिवार का अच्छे से ख्याल रखे। सर राकेश पूजा से बहुत प्यार करता है लेकिन पूजा कुछ हमें मूडी सी लगती है। कुछ महीने पहले हमारी कॉलोनी में फंक्शन था तो हम पूजा के घर में बुलाने गए थे तो हमने उन दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन सुन ली थी। हमें नहीं जाना है बस। अरे यार कमाल कर रही हो तुम, इतने दिनों से प्रधान बनकर होली के फंक्शन की तैयारियां करवा रही हो और अब फंक्शन में जाने के लिए नखरा करे क्यों? नखरे? राकेश यही नखरे शादी से पहले आप सर आंखों पर रखते थे और अब इन्हीं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूजा शादी के पहले की बात कुछ और थी यार। अब तो तुम जानती हो कि हम एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहे हैं, महीने की जो इनकम हो रही है उससे गुजारा कर रहे हैं, एक ईमानदारी भरा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना यार। मतलब पूजा राकेश के साथ खुश नहीं है? ऐसा तो नहीं कहेंगे पर हाँ ऐसा लगता है कि पूजा के शौक राकेश की तनख्वाह से कुछ ज्यादा ही है। अच्छा तुम्हें कभी ऐसा लगा ये राकेश का किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर हो? नहीं सर, राकेश तो बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं है। क्या कभी ऐसा लगा कि पूजा का किसी और आदमी के साथ कोई नाजायज रिश्ता है? सर ऐसा तो नहीं कहेंगे पर किसी के दिल की बात हम क्या जाने। सर पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर है जिससे वो बहुत ज्यादा बात किया करती थी। वो नंबर किसी गुंजन शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है पर वो नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। इस गुंजन का एड्रेस निकलवाओ और वहां जाके इसके बारे में पता करो। और वो राकेश, उसके ऑफिस से कुछ हाथ लगा? नहीं सर, उसके ऑफिस में सब लोग उसके काम से खुश हैं और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे वो बहुत ज्यादा बात करता। इनफैक्ट दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक किए तो लगता नहीं कि किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। आखिर ये औरत और उसका बच्चा गए कहाँ? सुनिए जरा बाहर आई। हाँ सर। ये गुंजन शर्मा यही रहती है? तो पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर है जिससे वो बहुत ज्यादा बात किया करती थी। वो नंबर किसी गुंजन शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। जी साहब। ये कहाँ गई कुछ पता है? नहीं साहब, उस दिन से दिखी नहीं वो। आखिरी बार कब देखा था? परसों 25 अगस्त को। अरे गुंजन कहाँ जा रही हो? अरे भाभी मैं ना अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में आके आपसे बात करूँ, ठीक है? ये घर उसी का है खुद का? नहीं साहब, वो तो किराए पे रहती है। किसका मकान? ये अल्ताफ भाई का घर है। गुंजन एक सीधी सादी लड़की है साहब। 6 महीने पहले वो
हमारे से किराए पे मकान लेने आई थी और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सिलाई और कढ़ाई करके अपने खर्चे निकालती है। गुंजन का कोई दोस्त या रिश्तेदार जो उसे मिलने आता हो? नहीं साहब, वो अकेली ही रहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उससे मिलने के लिए आज तक कोई आया नहीं। आपको कुछ आइडिया है कि वो यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी? नहीं साहब, वो तो नहीं मालूम। न उसने कभी बताया न मैंने कभी कुछ देखा। कोई अंदाजा है कि अभी वो गई कहाँ है? नहीं साहब, वो तो नहीं मालूम। तो डीएसपी साहब के पास चलेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर, पूछताछ के दौरान पता चला कि गुंजन 25 अगस्त को अपने घर से एक बैग लेके निकली थी, तो उसके बाद वो वापस लौटी ही नहीं। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पूजा का गुंजन के साथ सबसे ज्यादा बात करती। फिर 25 अगस्त को गुंजन का बिना किसी को बताए अचानक कहीं चले जाना और 26 अगस्त को पूजा का भी गायब हो जाना। मामला गले नहीं उतर रहा है। सर, एक मिनट। हेलो। बार हुआ था। सच की तलाश में पुलिस ने फौरन पूजा के गांव वालों से पूछताछ शुरू की और इस पूछताछ में जो बातें सामने आई वो काफी चौंका देने वाली थी। गांव के बाहर जो लाश मिली है उसके आसपास तुमने किसी को देखा है? हाँ से एक आदमी को जाते हुए देखा था। क्या आप उस शख्स को पहचान सकते हैं? नहीं साहब, उसने कुछ काला सा टोपा डाल रखा था तो उसकी शक्ल नहीं देख पाया, लेकिन हाँ इतना याद है कि उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। लेकिन जब तक मैं उसके नजदीक पहुंचता वो अपनी बाइक पे बैठ के चला गया। सिंह, आसपास की पुलिस बीट चौकियों से पता करो कि कल कौन सा पुलिस वाला पेट्रोलिंग पे था, खास तौर पे जिसके पास खुद की बाइक हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि पूजा के कत्ल में आखिर एक पुलिस वाले का क्या संबंध हो सकता है। आपकी पहचान में कोई पुलिस वाला है? नहीं सर। याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों में आपको या पूजा को कोई पुलिस वाला मिला हो? नहीं सर। अच्छा, आप किसी गुंजन शर्मा को जानते हो? पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में गुंजन शर्मा का नंबर मिला है। नहीं देखिए, हमसे कुछ छुपाइए मत, आपके बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। सर, मेरी पूजा तो नहीं रही। मेरे अरमान को ढूंढ लीजिए सर, मेरे अरमान को ढूंढ लीजिए प्लीज। सर, अतरौनी के पास के कुल 15 पुलिस चौकी में पूछताछ की, लेकिन उस दिन उस गांव में किसी भी पुलिस वाले का आना जाना नहीं हुआ। सिंह, पता करो कि आगरा और उसके आसपास हाल फिलहाल में कोई भी पुलिस वाला कहीं सस्पेंड हुआ है क्या? अगर हुआ है तो उसका पूजा और राकेश से क्या संबंध है? ये राकेश जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सर, अरे ये क्या है? अरे देखो और ऐश करो। गिफ्ट। वाओ, अच्छी है ना? बहुत प्यारी साड़ी है। हमें तुम्हारा यही अंदाज तो अच्छा लगता है, और तुम्हारी ये वर्दी। और अगर ये वर्दी नहीं रही तो तुम हमको छोड़कर चली जाओगी। तो तुम क्या बोल रहे हो? हमने तुमसे एक झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 अगस्त को सुबह 8 और 10 की। और वो सस्पेंडेड पुलिस वाले के बारे में जो पता करने के लिए कहा था, उसका कुछ पता चला? उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। सर, आगरा या उसके आसपास के किसी भी पुलिस थाने में पिछले 2 साल में कोई भी पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ है। आखिर ये पुलिस वाला हो कौन सकता है? सर, ये गुंजन के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक 26 तारीख को उसकी मोबाइल की लोकेशन ढाबे की थी। सर, इस पूजा और अरमान की किडनैपिंग और पूजा के मर्डर में इस गुंजन का कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गुंजन भी 25 अगस्त से लापता है। इसका फोन ऑन हुआ? नहीं सर, अब तक नहीं हुआ। सिंह, इस केस में गुंजन का मिलना बहुत जरूरी है।
पता करो कि गुंजन का सिम कहाँ से खरीदा गया था, ताकि उसकी हिस्ट्री निकालकर ये पता कर सके कि गुंजन और पूजा का आपस में क्या कनेक्शन है। सर गुंजन और पूजा एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर राकेश ने ये क्यों कहा कि वो गुंजन को नहीं जानता? किसी गुंजन शर्मा को जानते हो? नहीं। एक काम करो, राकेश के पड़ोसियों से पूछताछ करो, क्या किसी ने गुंजन और पूजा को आपस में मिलते हुए देखा है? और ढाबे पे भी पूछो, क्या 26 अगस्त को किसी ने गुंजन को वहां देखा है? आखिर पता तो चले कि गुंजन वर्दी वाले और राकेश का आपस में कनेक्शन क्या है। सर अबे पगला क्या हो क्या? हाँ, पुलिस के रडार में हमारा भी फोन होगा। अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ ना तो बता रहे तुमको, तुम भी नहीं बचोगे। चलो फोन रखो अभी। क्या आपने कभी इस लड़की को पूजा के साथ या पूजा के घर आते जाते देखा है? हाँ सर, ये तो गुंजन है। ये अक्सर पूजा के घर आती रहती थी। अच्छी सहेलियां थी सर। पूजा और वो दोनों साथ में स्कूल में पढ़ती थी। फिर गुंजन शायद पता नहीं कहाँ चली गई और अब 5-6 साल बाद फिर मिले दोनों। उनका स्कूल कौन सा? सर ये तो कभी पूछा ही नहीं मैंने। अच्छा, आपने कभी गुंजन और पूजा के बीच अनबन होते हुए देखा है? नहीं सर, वो दोनों तो बहुत सीधी सादी लड़कियाँ थी। सर, एक गुंजन और पूजा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मगर कौन सा स्कूल ये नहीं पता। गुंजन के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने सिम कार्ड टुंडला से खरीदा, जो आगरा से करीब 28 किलोमीटर दूर एक शहर। जिस एड्रेस पे ये सिम रजिस्टर्ड है वहां पता करो, हो सकता है गुंजन वहीं मिले। लेकिन राकेश का गुंजन को ना पहचानने वाली बात खटकती। हो सकता है कि वो हमसे कुछ तो छुपा रहा है। हो सकता है, क्योंकि गुंजन की लास्ट मोबाइल लोकेशन 26 तारीख को ढाबे की थी और उस वक्त ये राकेश भी वहीं था। हालांकि जब हमने ढाबे के स्टाफ को गुंजन की फोटो दिखाई, किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। सर, आपका शक सही हो सकता है राकेश और गुंजन के बीच एफआईआर चल रहा है और पूजा और अरमान रास्ते का कांटा बन रहे हैं। हो सकता है, लेकिन ये राकेश सच तो बोलेगा नहीं। इसका कच्चा चिट्ठा हमें इसके सामने रखना होगा। हो सकता है टुंडला से हमें कोई सबूत मिले। अपनी बहन को कहाँ छुपा के रखा है? सच बता। ओके सर, हम तो मुझसे खुद ही 6 महीने से नहीं मिले। देख, गुंजन एक मर्डर केस में शक के दायरे में। अगर तू उसे छुपा रहा है तो खुद अंदर जाएगा। सर, हम क्यों छुपाएंगे कुछ? हम सच बोल रहे हैं। वो एक अच्छी लड़की है। वो तो घर बेचने की बात पे हमारी अनबन हो गई और नाराज होकर वो आगरा चली गई। पूरी बात बता। सर, ये हमारा पैतृक घर है। वो इसे बेच के आगरा में एक फ्लैट लेना चाहती थी, जिसमें वो अपना टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खोल सके। हमने मना कर दिया और गुस्से में आके यहाँ तक कह दिया कि इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। बस इतनी सी बात है सर। और इतनी सी बात पे तुझसे 6 महीने से नहीं मिला, पुलिस को समझता क्या है बे तू? सर, उसने खुद ही बोला था कि हमसे कांटेक्ट मत करो, फिर हमको भी थोड़ा सा ईगो आ गया बस। ये पूजा और गुंजन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कौन सा स्कूल है वो? सहारनपुर में आर्या पब्लिक स्कूल में 2-3 साल साथ पढ़ी थी। फिर बापूजी का देहांत हो गया तो उसको वापस यहाँ टुंडला आना पड़ा। सहारनपुर? जी, लेकिन सर हमारी बहन बहुत अच्छी लड़की है। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। आपको कुछ गलतफहमी हुई लग रहा है। पूजा की मौत की गुत्थी इस केस के हर मोड़ पर और भी उलझती जा रही थी। पूजा के साथ गुंजन का मोबाइल लोकेशन मिलना कई सवाल खड़े कर रहा था। आखिर कहाँ थी गुंजन और उसका पूजा की मौत और अरमान के लापता होने से क्या कनेक्शन? अरमान इस वक्त जिन लोगों के साथ था वो लोग कौन थे और अरमान इनके पास कैसे आया था? क्या पूजा के बाद अरमान की जान को भी खतरा था? अब तक की घटनाओं से एक पुलिस वाले का नाम सामने आया था। आखिर कौन था ये पुलिस वाला और पूजा के कत्ल में उसका क्या रोल था? इस केस का अगला पड़ाव पुलिस के लिए इतना चौंका देने वाला था कि इस पड़ाव के बाद इस केस की दिशा और दशा दोनों की बदल गई। सर, ये पूजा सहारनपुर से थी, तो हो सकता है कि राकेश भी उससे सहारनपुर में ही मिला। सहारनपुर में राकेश के बारे में पता करो। खबरी को बोलो कि राकेश पे नजर रखे। मैं राकेश के घर का सर फौरन निकलवाता हूँ। अब तो इस गेम की बैंड बजानी ही पड़ेगी। ये लो पैसे और अब यहाँ से दफा हो जाओ। दफा हो जाऊं? अभी तो कमाई करने का मौका मिला है। प्रदीप सिंह। हाँ गुप्ता, बोलो। क्या? ठीक है, तुम वहीं रुको। सिकंदर हाईवे ले चलो जल्दी। सलाम साहब। वहाँ पे सर इधर से।
सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गुंजन का मर्डर पूजा के मर्डर से एक दिन पहले मतलब 25 अगस्त को शाम 5 से 7 के बीच किया गया। दोनों को मारने का तरीका एक ही, गला घोट के। और सर गुंजन के बॉडी के पास हमें उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिला। और सर हैरानी की बात यह है कि 26 अगस्त को गुंजन के मोबाइल की लोकेशन पहले ढाबे की थी और फिर उस लोकेशन की थी जहाँ पे पूजा को मारा गया। सर अगर गुंजन 25 तारीख को मर चुकी है तो उसकी मोबाइल की लोकेशन उन दो जगहों की कैसे हो सकती है? सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुंजन और पूजा दोनों का किसी कॉल किया? सिंह, इस केस में जरूर कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। सर गुंजन के कॉल रिकॉर्ड में ये नंबर मिला है जिससे गुंजन ने 24 और 25 अगस्त को 4 से 5 बार फ़ोन किया। तो उस नंबर से भी गुंजन को 3 से 4 बार कॉल आया। सर ये नंबर किसी वीरेन चुग के नाम पे रजिस्टर्ड है। जब हमने वीरेन चुग से बात की तो उसने कहा कि वो तो गुंजन को जानता ही नहीं, लेकिन वो पूजा को जानता है। हेलो सनम सर, अभी मैंने राकेश की गाड़ी में एक लड़की को बैठते देखा। देखो, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही, क्यों हमारा पीछा कर रही हो तुम? अरे इतने सारे पैसे तो दे चुके यार तुमको। अरे हम माफी मांगते हैं उस बात की तुमसे। हम बताते हैं सर, हमने झूठ बोला कि हम गुंजन को नहीं जानते, क्योंकि सर हम डर गए थे कि कहीं सच का पता आपको चल गया तो आप एक बात से दूसरी बात को जोड़ ना लें और पूजा का केस हम पर भारी ना पड़ जाए। बाकी सर हमने और कोई झूठ नहीं बोला, सच कह रहे हैं सर। सर वो झूठ बोल रहा है। उसका नाम राकेश नहीं है, प्रदीप सिंह है। उसकी शादी हमारी दीदी माधुरी के साथ बरेली में हो रखी थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद एक दिन जब वो घर आया तो बहुत घबराया हुआ था। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हुआ? घबराए क्यों? बता रहे 2 मिनट में आकर बता रहे हैं। जीजाजी हुआ क्या? क्या हुआ कुछ तो बताइए। ये 25,000 रुपया रखो, इससे काम चलाना। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे जीजाजी आखिर हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही हमें। हम कोई पुलिस वाले नहीं, और अगर इस वक्त यहाँ पर रहे तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ सर, हम झूठ बोले थे कि हम पुलिस वाले हैं, क्योंकि वर्दी पहनने के बाद हमको इज्जत और रौब मिल रहा था। लोग आते जाते हमको सलाम ठोकते थे साहब, और जब बीवी के साथ बाजार में जाते थे तो खाना पीना फ्री में मिल जाता था, और इस वर्दी के कारण पैसा भी मिल जाता था हमको। इसी झूठी शोहरत की लालच में हम दुनिया वालों से झूठ बोले। सर 5 साल तक हमारी बहन ने उसका पागलों की तरह इंतजार किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो वापस आएगा। हमने भी ढूंढने की उसे बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं पता चला। लेकिन अब से 3 महीने पहले हमारे एक जानकार मोहन भैया ने उसे आगरा में देखा। हाँ माधुरी, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा प्रदीप आगरा के वशिष्ठ कॉलोनी में राकेश श्रीवास्तव के नाम से रह रहा है, और वो वहाँ किसी बिल्डर के यहाँ सुपरवाइजर का काम कर रहा है। क्या? तो भैया आप अपने साथ क्यों नहीं लेके आए उन्हें? अरे हम तो उससे मिले ही नहीं माधुरी, लेकिन इतना पता चला कि वो शादी कर लिया है और उसका एक बच्चा भी है। नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ज्यादा नाटक मत करो। तुम भी जानते हो कि तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हारी बेवफाई के बारे में जानकर 3 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। बोलो। आत्महत्या? रीटा ने तो हमको इसके बारे में कभी कुछ बताया भी नहीं। सर झूठे से झूठ बोलकर हमने कोई गलती नहीं की है, उसकी वजह से हमारी बहन ने आत्महत्या की। तभी हमने सोच लिया था कि हम इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए हम 1 महीना पहले आगरा आए और सीधा उसके घर के पास जाकर उसे धमकी दी। अगर तुमने हमारी दीदी के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो तुम्हारा सारा झूठ तुम्हारी इस दूसरी बीवी के सामने रख देंगे। देखो मेरी सर, ये सच है कि हम नकली पुलिस ऑफिसर बनकर बहुत गलत किए। बरेली से भागने के बाद जब हम सहारनपुर आए, तब भी हम 1-1.5 साल तक इस वर्दी का इस्तेमाल करते रहे, और इस दौरान हमको पूजा से प्यार हो गया। पूजा को भी हमारी वर्दी का रौब अच्छा लगता था,
इसलिए हम दोनों शादी कर लिए और इसलिए हम पूजा को सब सच बता दिए। क्या तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम पुलिस वाले हो? लेकिन हम कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किए, बस यूं ही। पर तुमसे शादी करने के बाद अब हम ये झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहते। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। सर हम सच कह रहे हैं। हमने प्रदीप से पैसे सिर्फ उसे परेशान करने के लिए मांगे थे, लेकिन सर हमने किसी का खून नहीं किया है। खून किया है या नहीं इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन ब्लैकमेल करने के जुर्म में तुम्हें हवालात की हवा तो खानी ही पड़ेगी। ये 2 सिम वाला फोन, एक से रीटा को फोन करता था ना, ताकि किसी को पता न चले। ये नंबर तूने किसी को दिया भी नहीं था। जी सर। बोल, पूजा और गुंजन को क्यों मारा? सर माँ कसम क्या कहते हैं सर, हमने किसी को नहीं मारा सर, हम झूठ नहीं बोल रहे सर। पूजा से तो हम बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं सर। सर आपसे गुजारिश है, हमारे अरमान को कहीं से भी ढूंढ लाइए सर। अब जब तक वो मिल नहीं जाता और तुम्हारा सच सामने नहीं आ जाता, तुम हमारे मेहमान ही रहोगे। सर सर प्लीज सर। सर ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। सिंह, एक बार फिर वीरेंद्र चुग से मिलते हैं, जिनका नंबर हमें गुंजन की कॉल रिकॉर्ड से मिला था। नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। और इसे? हाँ सर, ये वही औरत है जो अपना बच्चा हमें देने वाली थी। जानते हैं कि अडॉप्शन एजेंसी से बच्चा अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता, रिजेक्शन भी हो सकता है। अगर आप लोग चाहे तो मैं बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आपको बच्चा दिला सकती हूँ। वो दरअसल मुझे मेरे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए, 9 लाख रुपए। उसके बदले मैं आपको अपना बच्चा दे सकती हूँ। हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। अगर आप चाहते तो मैं किसी भी कानूनी कागज पर अपनी साइन कर दूंगी और आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं अपना बच्चा कभी वापस नहीं लेने आऊंगी। थैंक यू। तो अब वो बच्चा कहाँ है? सर बच्चा हमारे पास नहीं है, हम बच्चे को अडॉप्ट करने वाले थे और 27 तारीख को बच्चा हमारे पास आने वाला भी था। सर हमने 25 तारीख को पूजा का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। 26 तारीख को सर उसका एक मैसेज रिप्लाई आया, डील कैंसिल। उसके बाद पूजा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ये पूजा अपने पति की बीमारी का बहाना बना के बच्चे को बेचना चाहती है। बात कुछ समझ में नहीं आया। हैरानी की बात है कि बच्चे को बेचा भी नहीं गया और बच्चा गायब भी हो गया। सर ये हो सकता है क्योंकि पूजा और गुंजन साथ में मिले हुए, क्योंकि सिम कार्ड गुंजन के नाम पे था और बात पूजा करती थी। और पूजा को पैसे का लालच भी था। वो अपने पति राकेश के रहन सहन से खुश नहीं थी और गुंजन भी प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई से लड़कर आई। सर क्या ये मुमकिन है कि पूजा और गुंजन ने मिलकर प्लान बनाया कि बच्चा बेच के आगरा से कहीं दूर जाके सेटल हो जाए? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गुंजन का कत्ल पूजा के कत्ल से पहले हुआ। तो हो सकता है कि राकेश को इनकी प्लानिंग के बारे में पूरा पता चल गया, इसलिए उसने रीटा के साथ मिलकर पूरा कांड किया और अब हमसे झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है वो वर्दी वाला राकेश ही हो। एक बात और से, गुंजन की लाश हमें हाईवे के पास मिली। ये वही हाईवे है जो गुंजन के गांव की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि राकेश को पता था कि गुंजन कौन सी बस से जाने वाली है। सिंह, हाईवे पे जहां भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज मंगवाओ। जी सर। एक मिनट, शांत हो जाइए। हमारा बच्चा दिला दीजिए साहब। बताइए बात क्या है? हम दोनों रोज रात को खाना खाने के बाद अपने बच्चे के साथ घूमने जाते हैं साहब। आज भी गए थे तो पुलिस वाला होने की वजह से साहब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और अचानक से उसने हम पे मिर्ची पाउडर फेंका और हम कुछ देख नहीं पाए साहब। आप लोगों ने इस वर्दी वाले को पहले भी देखा था? जी सर, कल भी हमारे पास से गुजरा था साहब। शक्ल याद है उसकी? नहीं साहब, उसके सर पे हेलमेट था टिंटेड ग्लास का, इसलिए हम कुछ नहीं देख पाए साहब। ये सब नहीं पता साहब, आप बच्चा ला दो, मेरा बच्चा। उसने कुछ काला सा टोपा डाल रखा था तो उसकी शक्ल नहीं देख पाया। एक और वारदात, एक और बच्चे का गायब होना और एक बार फिर से वर्दी वाले बच्चे चोर का आतंक। आखिर कौन था ये शख्स और ये अगवा किए गए बच्चों के साथ करता क्या था? ये केस पुलिस के सामने आया अब तक का सबसे संजीदा केस था। पूजा का कत्ल, अरमान का लापता होना, गुंजन का कत्ल और अब सामने आई नई वारदातें इस केस को कई उलझनों में जकड़ रही थी। सिंह, ये वर्दी वाला तो कातिल के साथ साथ बच्चा चोर भी। राकेश के बेटे अरमान के साथ अब इनका चिंटू गायब। ये गुत्थी तो बच्चा चोर गैंग की तरफ इशारा करती है। पर अब तक हमें लग रहा था कि वो वर्दी वाला राकेश था, लेकिन ये राकेश तो लॉकअप में बंद है। सर ये देखिए कि वही बस है जिससे गुंजन आगरा से टुंडला की तरफ निकली। और सर अब ये देखिए यहाँ पे
बस के पीछे बाइक पे वर्दी वाला। स्टॉप करो, जूम करो। ये बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, इससे बाइक के ओनर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे घर को छान मारो। सर बहुत शौक है ना तुझे वर्दी वर्दी खेलने का, तुझे असली वर्दी का खेल दिखाता हूँ। चल हुआ क्या सर? डाल दो गाड़ी में से। संभाल के सर, अंदर से बच्चा मिला। साहब हम ही है वो नकली पुलिस वाले, पैसों की लालच और वर्दी की आड़ में हम ही बच्चों को अगवा किया करते थे। मतलब इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड तू ही है? नहीं साहब, हम नहीं, पूजा साहब। पूजा? जी साहब, पूजा को हम तब से जानते हैं जब वो गुंजन के साथ स्कूल में पढ़ती थी। गुंजन ने उसे बताया था कि विनोद भैया के पास काम नहीं है, काफी परेशान रहते हैं। तब पूजा ने हमें पैसों का लालच देके बच्चों की चोरी का प्लान बताया और कहा कि एक बार में लाखों मिलेंगे। हम उसकी लालच में आ गए। वो बच्चा चुराती थी और हम वर्दी में निगरानी करते थे ताकि अगर कोई बवाल हो तो सलटाया जा सके। लेकिन पूजा ऐसा कर क्यों रही? साहब वो राकेश की कमाई से खुश नहीं थी और ऐसे अनाथालयों को जानती थी जहां से वो उन लोगों के नंबर निकाल लेती थी जिन लोगों को बच्चे चाहिए थे। लेकिन बच्चे आते कहाँ से थे? साहब हम बच्चे कहीं से भी चुरा लेते थे। तो उसे मारा क्यों? किस बात के लिए हम तुम्हें ज्यादा पैसे दें? अब तक तो सिर्फ एक ही बच्चा चुराया है और क्लाइंट ढूंढने से लेकर बच्चा चुराने तक पूरा दिमाग हमारा होता है, तुम्हारा नहीं। जो भी पैसा कमाते हैं ना वो वर्दी की वजह से कमाते हैं, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम नहीं तो कोई और सही। 28 अगस्त को हमें कुछ भी करके शुगर उसकी पत्नी को बच्चा देना था। हमने सोचा ये डील हम अकेले कर लें और पूरा पैसा ले लें और पूजा वो साइड कर दें। मतलब गुंजन भी तुम्हारी पार्टनर? नहीं साहब, गुंजन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। गुंजन को किसने मारा? साहब एक दिन गुंजन पूजा के घर गई और गलती से उसका मोबाइल पूजा के यहाँ ही छूट गया। इत्तेफाक से उस दिन पूजा का मोबाइल खराब था। गुंजन के मोबाइल से उसने चुप को फोन लगा लिया। दूसरे दिन गुंजन अपना मोबाइल वापस ले आई, तभी चुप का मैसेज गुंजन के मोबाइल पे आया। ये तुम्हारा एसएमएस है ना, जो तुम्हारे क्लाइंट ने भेजा था और गलती से मेरे मोबाइल में आ गया और मैंने पढ़ भी लिया है। तुम्हारा और पूजा का भांडा तो मैं पुलिस और गांव वाले में जाके फोड़ती हूँ। और हाँ, तुम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना, मैं तो चली जाऊंगी आराम से टूंडला और देखना वहां पे ना प्रॉपर्टी बेच के आगरा में फ्लैट लूंगी और तुम और पूजा सड़ते रहना जेल में। हम डर गए साहब। हमने सोचा कि अगर पूजा पकड़ी जाएगी तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसीलिए जब वो 25 तारीख को आगरा से निकली ना, लाख में बेच दिया। एक तो पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस को बदनाम करता है, दूसरा मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करता है। साहब पूजा का लालच ही उसके नाश का कारण बना। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी मंजिल की तरफ ध्यान देना उसने कभी जरूरी ही नहीं समझा। विनोद को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस रैकेट का पता लगाकर न जाने ऐसे कितने ही बच्चों की जिंदगियां बचा ली जो शायद होश संभालते ही जुर्म की काली दुनिया में कदम रखने वाले थे। ईमानदारी, मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। याद रखें, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। इसलिए मंजिल के ख्वाबों को नजरों में समाने से बेहतर है कि नजरें रास्ते पर टिकी हों ताकि कोई गलती ना होने पाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।